बेटा आज हम लोग करते हैं माइक्रोस्कोप का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप का सेकंड पार्ट। तो कौन सा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इसमें है केस 2। केस 2 व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अच्छा शांत हो जाओ, इंफिनिटी में। हाँ तो देखना, जैसे ये छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये इधर उसका आई पीस, ठीक है, और अब क्या होगा, यहाँ पे ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और अब जब आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, शांत हो जाओ अच्छा लड़के, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये है आई पीस, हाँ बहुत आसान है, ये है एफ नॉड, ये भी होगा इसका एफ नॉड। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान सुनो, मैंने आपको सेकंड पार्ट उसमें बताया था ना सिंपल माइक्रोस्कोप में, तो उसमें भी क्या देखा था कि अगर फोकस में किसी को रखोगे ना तो तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दे रहा था। तो इसीलिए क्या करना है, एग्जैक्ट फोकस में ना रख करके हल्का सा एकदम फोकस के जस्ट इस साइड में रखना है, ताकि आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल सके। तो आपने क्या किया, ये रखा आपने अपना ऑब्जेक्ट, ये अपना ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, यहां से लाइट रेज गई और ये फोकस से होते हुए चली गई, ठीक है ना, और इसको लाइट रेस को यहाँ पे किया तो देखो यहाँ पे इमेज मिली। सॉरी यहाँ पे, इसमें इधर नहीं रखेंगे, इसमें जो रखेंगे ऑब्जेक्ट ना वो फोकस के इधर ही रखेंगे ताकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल सके। कैसे मिल सके? रियल और इन्वर्टेड। तो आपने फोकस के जस्ट लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया तो आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल सके, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे जो इमेज मिली है वो ये है ए डैश बी डैश, लेकिन इत्तेफाक से हुआ क्या कि आप कहाँ पे बना रहे थे, ये इसके एफई के अंदर, यानी एफई कहाँ है, ये पॉइंट था इसका एफई। एफई बोले समझते हो? एफई बोले तो इसका फोकल लेंथ, ठीक है ना, और ये बी पॉइंट कहाँ बना, बी डैश एफई के जस्ट अंदर हल्का सा। तो जैसे ही एफई के अंदर बना तो ये लाइट रेस किधर गई, यहाँ पे, और ये ऑप्टिकल सेंटर ये इधर। तो देखो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी में। फिर से मैं एक बार पूरी बात समझा देता हूँ, ठीक है। देखो क्या हुआ, कल वाला अगर आप केस याद करेंगे तो कल वाला फिगर बना के मैं इधर समझा देता हूं ताकि आपको पता चले कि आखिर माइक्रोस्कोप में काम क्या चल रहा था। मैंने कल यहाँ पे पढ़ाया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है और इसकी फोकल लेंथ भी छोटी होती है, अपर्चर भी छोटा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सर हम लोग टाइनी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ले रहे हैं, ये है एफ नॉड, ये है एफ नॉड, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा तभी इसकी लाइट रेज यहाँ से ऐसे आई थी और यहाँ से ऐसे आई थी, तो इसकी रियल इमेज हमको मिल रही थी ए डैश बी डैश, यानी ए बी ऑब्जेक्ट जो है इसकी क्या ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या खास बात मैंने बताई थी, अपर्चर छोटा होना चाहिए और फोकल लेंथ भी छोटी होनी चाहिए, ताकि कोई भी इमेज जो हो उसके फोकस से बाहर रहे, ताकि ये अपने लिए रियल और इन्वर्टेड इमेज इधर बना सके, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्यों छोटा होना चाहिए, रीजन समझ में आ गया। अपर्चर क्यों छोटा होना चाहिए, टिनी ऑब्जेक्ट्स हैं सर, अगर आप बहुत बड़ा अपर्चर ले लेंगे तो बीच की जो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग पावर होती है वो कम होती है। तो जब डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग पावर कम होती है तो लाइट रेज यहाँ से जब जाएंगी तो डेविएट नहीं करेंगी, सीधे निकल जाएंगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि लाइट रेज क्या हो, डाइवर्ज या कन्वर्जेंस हो, इसी वजह से अपर्चर छोटा था इसका। ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास रखा था। क्लियर है? फिर क्या हुआ, हम लोगों ने इसका अपर्चर बड़ा लिया और इसकी फोकल लेंथ भी बड़ी ली। बड़ी फोकल लेंथ क्यों? कि सर जो भी इसका इमेज बना है वो इसके फोकस के अंदर बन सके। तो देखो इसके फोकस के अंदर है, तो यानी अब क्या होगा, जो यहाँ से लाइट रेज जाएंगी वो ऐसे गई
ये ऐसे गई, ठीक है ना, और ये दोनों लाइट रेज आकर के कहाँ मिलेंगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कल वाला जो फॉर डेरिवेशन लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे बना दिया था। तो अब जरा देखो, यहाँ से जब कोई ऑब्जेक्ट देखेगा, सॉरी ऑब्जर्वर, तो उसको ये छोटा सा इमेज कहाँ मिलेगा, इतना बड़ा मिलेगा। तो यानी कैसा मिल रहा है, हमेशा इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है, लेकिन साइज देखो कितने टाइम्स बड़ी हो गई। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो क्या खास बात हो रही थी, ऑब्जेक्टिव लेंस, शॉर्ट फोकल लेंथ, ताकि इमेज ऑब्जेक्ट बाहर रह सके तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना सके, वो इमेज जो इसके फोकस के अंदर रहेगी और बाद में आपको क्या करेगी, और ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज देने वाली है। क्लियर बात समझ में आ गई? ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल, ठीक है। ये अपर्चर क्यों बढ़ा, क्योंकि सर इससे आने वाली लाइट रेज सारी की सारी यहाँ पे इंसिडेंस हो सकें। अगर लाइट रेज सारी नहीं इंसिडेंस होंगी तो क्या होगा, आपका जो इमेज है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और फोकल लेंथ क्यों बड़ी होगी, क्योंकि इसका इमेज जो है इसके अंदर आ जाएगा, तभी इसको वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा इसके लिए। तो ये देखो ऐसा काम हुआ था। अब वही चीज आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं कि सर वो तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में था, और इसको जो हम लोगों ने डिराइव किया था तो कल फॉर्मूला आया था V नॉट U नॉट 1 प्लस L 1 प्लस D बाई FE, ये फॉर्मूला निकल के आया था। बोलो बात समझ में आ रही थी नहीं आ रही? ठीक है, माइनस साइन के साथ आ रहा था, माइनस नहीं था, ठीक, तो इतना आया था। क्लियर है? आज हम लोग कर रहे हैं कि जब फाइनल इमेज D में ना बन करके कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी में। तो कैसे बनेगी इन्फिनिटी में, बाहर माइनस था, वही मैं बोल रहा हूँ ना, बाहर माइनस था कल, नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान सुनना, जब यहाँ पे बात करेंगे कि सर इन्फिनिटी में फाइनल इमेज बननी है, तो यानी ये कंफर्म है सर जो इसके थ्रू इमेज बन रहा है वो कहाँ बनना चाहिए, इसके फोकस के जस्ट बगल में, है ना। अगर फोकस के इधर हो जाता तो आपको इन्वर्टेड और रियल इमेज इधर दे देता। तो इसीलिए इस लेंस के फोकस के अंदर जाएगा तभी तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। आपको रे डायग्राम पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर फोकस के जस्ट अंदर आएगा तभी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। बोले बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो वही चीज यहाँ पे भी हुआ भाई, इसके थ्रू जो इमेज बन रहा है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो देखो ये इमेज जो बना है फोकस के जस्ट अंदर बना है, और कहाँ, एकदम उसी पॉइंट पे मानेंगे तो क्या होगा, देखो ये कहाँ बना रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट, लेकिन कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। क्लियर है? तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब जब ये बात समझ में आ गई तो इसके हम लोग लेबलिंग कर देते हैं। लेबलिंग मतलब सर ये जो U था इसके लिए ये U नॉट है, ये यहाँ पे इसके लिए ये V नॉट है, ये इसके लिए FE है, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर की हम लोग डेफिनेशन पे बात करते हैं कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे। फिगर बना लो, फिगर बना लो इसको। यहाँ पे इसी की इमेज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, इसके हिसाब से जब देखोगे। लेकिन ओवरऑल तुम्हारे लिए कैसी है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड बनेगी और वर्चुअल रहेगी तुम्हारे लिए यहाँ पे, क्योंकि देखो ना ये है ना, तो वर्चुअल भाई इस ये तो अब तुम ओवरऑल तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसा था, स्ट्रेट सीधे खड़ा था, ए बी ऐसे था, लेकिन जो आपका फाइनली इमेज आएगा वो ए बी इन्वर्टेड है ना, देखो है ना, और है कैसा, ये वर्चुअली तो है। तो अगर कोई तुमसे कहे क्या वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज पॉसिबल है, तो भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो देखो है। मुझे वर्चुअल नहीं समझ में आया। वर्चुअल नहीं समझ में आया? जरा जी बताओ, जब तुम अल्फाबेट्स देखते हो किसी भी मैग्नीफाइंग पावर ग्लास से, तो जो मैग्नीफाइड इमेज दिखती है क्या वो इमेज वर्चुअल होती है या फिर वो रियल? वर्चुअल होती है ना, कंफर्म है। और एक अगर लेंस था, एक ही लेंस था, तो उससे क्या हुआ, इरेक्ट भी मिल रही थी। लेकिन जब यहाँ पे आप देखो दो लेंस यूज कर रहे थे, तो इसका इमेज पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू क्या मिला, रियल एंड इन्वर्टेड मिला, रियल एंड इन्वर्टेड मिला, और यही रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम किया। और कहाँ है, इसके फोकस के अंदर है, तो फाइनल जो इमेज मिलेगी वो इस इन्वर्टेड ही तो मिलेगी, लेकिन है कैसी, ये वर्चुअल। तो यानी वर्चुअल और इन्वर्टेड कब पॉसिबल है, माइक्रोस्कोप के केस में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में पॉसिबल है, जो कि हो रहा है। उसके फोकस के पास मिला तो इसके फोकस के पास ही कर देंगे। कहाँ पे, ये वो इमेज जो है वो उसके फोकस के पास ही कर देंगे। हाँ, तभी यही तो कंडीशन है भाई। अगर आप सोचो बेटा, अगर ये बहुत इधर चला गया तो एक फाइनाइट वैल्यू पे बना देगा,
मैंने जो इमेज होगी वो फाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं बनेगी, लेकिन आपको क्या पता है कि ये इन्फिनिटी, जैसे फोकस में कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तभी तो इन्फिनिटी में इमेज बनती है। अगर एग्जैक्ट इसी पॉइंट में रख लेते, इसी FE में रख लेते तो रियल एंड इन्वर्टेड तुमको इनफाइनाइट में मिल जाता, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमको वर्चुअल चाहिए भाई। तो इसीलिए हल्का सा हम लोगों ने क्या कर दिया, FE के जस्ट बगल में पॉइंट ले लिया, जो कि अप्रॉक्स डिस्टेंस FE ही है। आई बात समझ में? लेकिन जस्ट एक लाइन का फर्क है, एक लाइन से जस्ट इधर और एक लाइन से इधर। तो इधर नहीं बन सकती? नहीं, अगर आप इधर बना लोगे तो पता है क्या हो जाएगा, वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दे देगा उधर। मतलब उधर ही बनेगी, अब बाकी हमको कैलकुलेशन करना है। हाँ, और हमें देखो ऑब्जर्वर देख किधर रहा है, ऑब्जर्वर तो इधर से देख रहा है, तो उसको इमेज तो इधर ही दिखनी चाहिए ना। तो बोले बात समझ में आई है भाई कि नहीं आई? क्लियर है ना? नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बात करें। तब बाद में जो इसमें स्पेशल केस बनाए थे वो बताओगे। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हाँ, ऑब्जेक्ट जो मिलेगा वो आप फाइनल जो इमेज मिलेगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। हाँ नहीं भाई, अब यहाँ आप देखो होता गया, जैसे आप कोई टिनी पार्टिकल्स देख रहे होते हो, है ना, तो जब टिनी पार्टिकल्स देख रहे हो, वो छोटा सा पार्टिकल रखा हुआ है तो बड़ा तो दिखेगा लेकिन वो इन्वर्टेड दिखेगा। यहाँ से जब आप देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, वो आपको इन्वर्टेड ही दिखेगा, वो रियल नहीं, मतलब वो आपको इरेक्ट नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा कहीं से नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज मिलने वाला है वो इन्वर्टेड ही मिलेगा। सर ये बताइए, इसमें पहले एक स्पेशल केस बताया था ना? हाँ, इसमें स्पेशल केस क्या था, इसमें स्पेशल केस था L/, हाँ V नॉट, अगर U नॉट की वैल्यू, यहाँ पर सुन नहीं रहे हो, स्पेशल केस यहाँ पे ये था कि अगर U नॉट की वैल्यू F नॉट रख दोगे, वही लड़का सुन नहीं रहे, U नॉट, ये U नॉट था ना, यही तो U नॉट था, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए डिस्टेंस, है ना। तो ये अगर F नॉट पे पहुंच जाएगा, F नॉट के जस्ट यहाँ पे, कल वाला केस मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो कल एक स्पेशल केस बताया था, तो यहाँ पे अगर रखा तो U नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -F नॉट। बोलो, यही केस तो हो जाएगा। अरे ये केस नहीं बनेगा, यही तो बनेगा, अभी बता रहे हैं। पहले यहाँ पे इनको बंद कर दूं क्योंकि तुम लोगों के डाउट्स बहुत है। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? चलो अब यहाँ पे आते हैं, ये अलग हो गया था। तो अब जब अभी यहाँ पे मैग्नीफाइंग में कैसे करेंगे, ध्यान सुनो। मैग्नीफाइंग पावर इसकी क्या होती है डेफिनेशन, इसकी मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन होगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द, लिखो मैग्नीफाइंग पावर इस केस के लिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ब्रैकेट में व्हेन फॉर्म एट इंफिनिटी टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट when placed at the least distance of distinct vision at the eye. Magnifying power is defined as the ratio of angle subtended by the image ब्रैकेट में when it is formed at infinity bracket close to the angle subtended by the object ब्रैकेट में when it is formed at the least distance of distinct vision, least distance of distinct vision bracket close at eye EYE। इसको पढ़ने में ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इतना डेफिनेशन हो गई, यही मैग्नीफाइंग पावर हुआ। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, ये रहा फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी में था। तो जब ये फाइनल इमेज इन्फिनिटी में था तो इसने यहाँ पे आई पे कितना एंगल बनाया, बीटा। कितना एंगल बनाया, बीटा, ठीक है। और जब यहाँ से ऑब्जेक्ट को डी पे रख लिया था तो उसने कितना एंगल बनाया, उसने एंगल बनाया अल्फा। आ गई बात समझ में। तो यानी फॉर्मूला क्या हुआ हमारे लिए,
फॉर्मूला हो गया मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। एक बात बताइए, हाँ एक को क्लॉकवाइज भेजो पहले, एक को एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोल अरे यार वो एंगल तो ले लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मत लो। अगर तुम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेना, क्यों अच्छा ऐसा हुआ? क्योंकि भाई ये तो हमारे लिए इरेक्ट है ना, तो ये तो एंगल ऐसे ही बनाएगा ना यहाँ पे। बोलो यार, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और ये इन्वर्टेड बन रहा है तो ये तो इधर से ही बनेगा ना, बीटा अपॉन अल्फा हो गया। अब जब बीटा अपॉन अल्फा हुआ तो हम लोग क्या करें, एंगल्स आर वेरी स्मॉल सो वी कैन राइट हियर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। बोलो यार, ये हुआ। अब हम लोग कौन कौन सी चीजें कंसीडर करेंगे? कंसीडर ट्रायंगल ए डबल डैश ओ ई बी डबल डैश। आप कहोगे ओ ई बोले तो ये एंगल, और ए डबल डैश ऑब्जेक्ट, बी डबल डैश ये भी। क्लियर है? तो अगर ये ट्रायंगल कंसीडर करोगे तो tan अल्फा मिलेगा आपको, क्योंकि यहां से तो अल्फा बनाया ना। tan अल्फा इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ओ बी डबल डैश। वी कैन राइट हियर ए बी लेंथ है तो ए बी लेंथ ले लो, माइनस डी, ये आ गया। ठीक है ना? अब बात करते हैं ट्रायंगल ए डैश ओ ई बी डैश, ए डैश ओ ई बी डैश। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan बीटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन माइनस ओ ई बी डैश। माइनस क्यों, यहां पे आप रखेंगे तो यहां से आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन माइनस का एफ ई होगा ना, कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है ये, एफ ई में, तो माइनस एफ ई। ये इक्वेशन आया सेकेंड, ये इक्वेशन आया, सॉरी इन्हीं दोनों वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ, एक सेकेंड, ये बताइए ट्रायंगल प्लेस कहाँ होगा? कौन सा? नीचे वाला ए डैश बी डैश वाला ऊपर ही बनेगा, लेकिन अभी यार जगह अगर यहाँ बना दूंगा ना तो पूरा फिगर गंदा हो जाएगा, फिर और समझ में नहीं आएगा। इधर ही तो बनेगा भाई। इस ऑब्जेक्ट को अगर तुम उठा के यहाँ रख दोगे डी डिस्टेंस पे तो ये ऐसी लाइन तो जाएगी नहीं, समझे? लेकिन हमने ऊपर से नीचे क्यों बना दिया, ताकि आपको फिगर में यहाँ पे दिक्कत ना समझ में आए। एक और लाइन बढ़ जाएगी, कौन इसे तो कट रही होगी तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ रखा और इसने यहाँ से कितना एंगल बनाया, अल्फा, वो लाइन यहाँ पे बना दी मैंने। ठीक है? तो यहाँ से जब हो गया, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, tan अल्फा एंड tan बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही रखोगे तो tan बीटा ए डैश बी डैश अपॉन माइनस एफ ई इंटू ए बी इंटू माइनस डी। क्लियर है? अब ए डैश बी डैश की हाइट जो है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी है, माइनस H2 कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नीचे है ना सर और वो ऊपर है H, तो ए बी की जो हाइट होगी वो प्लस H1 होगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस H2 अपॉन H1, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, D बाई एफ ई, ये हो जाएगा। क्लियर है? अब ये आया तो सर एक फॉर्मूला और होता है ना मैग्निफिकेशन का, कौन सा, V2 बाई V1, मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस HI अपॉन HO, या कह सकते इमेज अपॉन ओ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके लिए इमेज, ये है ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट। तो बस ये सारी वैल्यू V नॉट अपॉन U नॉट से चेंज हो जाएगी। तो मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे कितना होगा, V नॉट अपॉन U नॉट D बाई एफ ई। क्लियर है? ये फॉर्मूला आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे वही स्पेशल केस जाएं, ठीक है ना, स्पेशल केस क्या जाएंगे, V नॉट यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे है अपनी, तो यानी मैक्सिमम डिस्टेंस इसको L लेट कर सकते हैं, तो यानी L अपॉन एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये स्पेशल केस आएगा कब, हालांकि यही केस चल रहा है,
हम लोगों ने यहाँ पे यू नॉट लिया था ना, अभी तक तो देखो यू नॉट चल रहा था, लेकिन ये यू नॉट की वैल्यू है क्या? यू नॉट की वैल्यू है सर देखिए माइनस एफ नॉट, तो माइनस एफ नॉट रखा, और वी नॉट ये मान लेंगे कि सर अगर जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे बन सकता है ये इमेज, वही इसकी ट्यूब लेंथ कहलाएगी, वही इसकी क्या कहलाएगी? ट्यूब लेंथ कहलाएगी। तो देखो यहाँ पे L अपॉन माइनस एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई, तो ये इसका स्पेशल केस में ये फॉर्मूला आ गया। एग्जाम में सवाल क्या है? बता रहे हैं ना सवाल कैसे आएंगे, पहले तो डेरिवेशन कर लो फिर उसके बाद सवाल करते हैं। हाँ और क्या, डेरिवेशन आएगा। और 5 नंबर में लिखो भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन कर लेते हैं एक। लिखो क्वेश्चन, लिखिए एकदम धीमे। पहली बात तो यही क्वेश्चन आया, ड्रॉ अ लेवल। देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पूरा 5 नंबर में, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन देखो, ड्रॉ अ लेवल्ड रे डायग्राम, ड्रॉ अ लेवल्ड रे डायग्राम of a compound microscope, draw a leveled ray diagram of a compound microscope showing the formation of image, showing the formation of image at the near point of the eye, at the near point of the eye. नंबर 2, हाँ हाँ दूसरा लिखियो, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देखो नियर पॉइंट मतलब वही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला फिगर। हाँ ठीक है, अब क्या लिखा है दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस एन ऑब्जेक्टिव लेंस, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर and the eye length of focal length 10 centimeter. Focal length 4 centimeter and eye length of focal length 10 centimeter. Full stop. An object is placed 6 centimeter from the objective lens. An object is placed at 6 centimeter from the objective lens. आई लेंस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है ना। अब नंबर 1, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कॉमा, इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द नियर पॉइंट। Calculate the magnifying power of the compound microscope if the final image is formed at the near point. Near point बोले तो वही least distance of distinct vision। तो कितने नंबर का आ सकता है? ये पूरा 5 नंबर में जाएगा अगर आएगा तो। हाँ अभी एक पार्ट और है, बी पार्ट है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेंथ बोले तो ट्यूब लेंथ, यानी किसके बीच की लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। अब जरा ध्यान सुनो, क्वेश्चन आपने लिख लिया, ठीक। तो ये जो फिगर है, ये जो फॉर्मूला है, ये फार पॉइंट के लिए है। आपको पूछा किसके लिए गया है, नियर पॉइंट के लिए, मतलब इसके पहले वाला जो हम लोगों ने लास्ट टर्म पे क्वेश्चन किए थे वो वाले, ठीक है। तो जैसे अब उसमें लिए देखो u गिवन है, u नॉट गिवन है, कैसे करते हैं उसको देखते हैं हम लोग। देखो ये 3 क्वेश्चन है, मतलब 2 कह सकते हो, 2। हाँ देखो भाई, देखो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 6, तो यानी u नॉट गिवन है 6 सेंटीमीटर, f नॉट गिवन है प्लस 4 सेंटीमीटर, एफ ई गिवन है प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। फिगर कैसे बनेगा ध्यान सुनना, रे डायग्राम पूछा है ना, ये लो ऑब्जेक्टिव लेंस,
ये आई पीस लेंस, यहां ऑब्जेक्ट रखा, ये बन गया, ठीक है। इधर से ये चला जाएगा, इधर से ये देखो, ये रे डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये रे डायग्राम बन गया, ये ए बी है, तो यू नॉट गिवन है आपको, ये यू नॉट गिवन है, इस एफ ओ की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्या आप ये वी नॉट नहीं निकाल पाओगे? वी नॉट निकाल लोगे। और जो ये रहेगा ये इसका एफ ई है, और ये रहा इसका यू ई, जिसके लिए ये कहाँ पे बन रहा है, डी की वैल्यू -25 सेंटीमीटर में बन रहा है। तो आई होप आपको रे डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ठीक, तो बस अब हमें सॉल्व क्या करना है सर, अगर हम वी नॉट निकाल लें, ठीक है ना। और सुनो, वी नॉट कर लेंगे तो यहाँ वी नॉट आ जाएगा, यहाँ से हमको f की वैल्यू +10 सेंटीमीटर गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, तो u e आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ना। तो अब हमें मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होने वाला था, यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला था m = v0 अपॉन u नॉट 1 + d/fe, बोलो। तो v नॉट हम निकाल चुके होंगे, u नॉट भी पता है, d और fe की वैल्यू भी पता है, तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाता। अब बचा क्या कि सर हमको ट्यूब लेंथ चाहिए, तो v नॉट तो ये है ये, और ये u ही ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड करने से ट्यूब लेंथ आ जाती। अब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। निकालो जरा सा आंसर करो। हाँ और क्या करो, जल्दी आंसर निकालो, कितना आ रहा है। चलो देखो भाई करके बताते हैं तुम्हें। देखो u नॉट की वैल्यू -6 गिवन है, तो पहले v नॉट को कैलकुलेट करते हैं। v नॉट कैलकुलेट करने जाओगे तो 1/f नॉट 1/v नॉट -1/u नॉट, 1/4 -6, इधर आके b माइनस, तो कितना होगा 6 - 4 24। v नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो बोलो आया, क्लियर है। अब जब v नॉट आ जाएगा तो मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है, कल यही तो फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, तो माइनस साइन यहाँ पहले होता है, याद करो कल वाले फार्मूले में माइनस था, ठीक है। तो -12 डिवाइडेड बाई -6, 1 + d की वैल्यू 25 अपॉन 10, -2, ठीक है। तो 10 + 25, हाँ किसमें, हाँ माइनस पहले था ना, -3 आएगा। चलो देखते हैं, -35 नहीं, वो प्लस में लेंगे, डी की वैल्यू प्लस में लेंगे, तो यहाँ से कितना आ तो गया 2 × 35 डिवाइडेड बाई 10 रखोगे, ठीक है। तो बोलो करने का तरीका समझ में आया? यस सर। बोलो क्या डाउट है? तो एक बार पहली बात सुन लो, अब इसको लाइटली मत लीजिएगा, ये सिलेबस इसमें आ रहा है, और इसको आज जा कर के कल वाला जो लेक्चर है उसको देख लीजिएगा। इसके नोट्स मतलब भेज ही दिए हैं मैंने, नहीं रे ऑप्टिक्स नहीं भेजा क्या? रे ऑप्टिक्स भेजा है ना? हाँ, एल की वैल्यू क्या? हाँ, अब जरा ध्यान सुनो, ट्यूब लेंथ पूछा है ना, ट्यूब लेंथ बोले तो दोनों के लेंस के बीच की डिस्टेंस, तो वी नॉट कितना था 12, और ये यू ई निकालना है, तो यू ई तो अभी हम लोगों ने निकाला नहीं था, निकाला है? नहीं निकाला, तो नहीं निकाला तो निकाल लो पहले। यू ई कितना निकल के आएगा 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। क्लियर है? ध्यान सुनना, तो FE की वैल्यू कितनी 10 माइनस 25 UE, ठीक है ना। तो UE इधर आ गया, हाँ रुक जाओ,
ये तो सही सब पता आ रहे हैं तुम्हें, रुक जाओ। तुम्हें जब समझना ही नहीं तो कहाँ समझ में आएगा। हाँ तो ये कितना आया, यू ई की वैल्यू निकालो। 5 से काटिए 60/50 7 पॉइंट समथिंग ना, 7.1, ठीक है। तो अब जो जानते हो क्या है, अब ये माइनस में क्यों आया, रे डायग्राम जरा ध्यान से सुनना, किधर से जा रही हैं, इधर से इधर, तो ये वाली डिस्टेंस माइनस में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जब ट्यूब लेंथ निकालने जाओगे तो इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, तो यानी जो ट्यूब लेंथ होगा L वो होगा V0 प्लस मॉड UE। तो यहाँ से कितना आ गया, 16 प्लस 12 प्लस 7.1 कितना आ गया, 19.1 सेंटीमीटर। बोलो। सर डी क्यों ऐड करने, डी माइनस में लेंगे प्लस में लेंगे। हाँ, कौन सा डी, देखो एक काम करो, तुम डायरेक्ट जब फॉर्मूला यूज ना करोगे ना, तुम डायरेक्ट फार्मूला यूज मत करना, ठीक है। तो तुम डायरेक्ट तुम फार्मूला यूज ना करना, साइन के साथ लेके चले आओ, क्योंकि कौन सा मतलब, देखो जब आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप साइन अब इसमें प्रूफ कर चुके थे, रे उधर जा रही ना, इधर ले रहे हैं तो माइनस में लेना चाहिए किसको, डी की वैल्यू को। जब इधर से इधर देखा जा रहा है तो डी की वैल्यू 25 ही लेनी है, लेकिन रे तो जा उधर नहीं